कि इस समय हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज़ पर काम कर रहे हैं। उसी के अंतराल आज हम लोग लेके आए हैं वर्ष 2015 सितंबर महीने का प्रश्न पत्र, ठीक है? और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, शैशवा काल की अवधि है। तो देखिए, शैशवा काल की अवधि जो होती है वो होती है जन्म से 2 वर्ष। छोटा सा क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको हम शैशवा काल की अवस्था के रूप में जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 के अनुसार, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। किस अवस्था में है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक। देखिए, पियाजे ने जो दी थी अपनी 4 अवस्थाएं, उनके अनुसार अब यहीं पे देखिए पुराने प्रश्न का भी जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये होती है 12 से 16 और ये आखिरी अवस्था होती है। क्या होती है? 12 से 16 वर्ष, ठीक है? तो 12 से 16 वर्ष और ये अंतिम होती है। मूर्त संक्रियात्मक क्या होती है? ये तीसरी अवस्था होती है और ये अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष के बीच में। दूसरी जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष के बीच में, 2 से 7 वर्ष के बीच में। और संवेदी गतिक जो है ये होती है जन्म से, यानी 0 से 2 वर्ष के मध्य, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के अनुसार चलती है, ठीक है? प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है वो हमारी हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, ठीक है ना? जनरल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखते हैं, सामान्य से विशिष्ट है अपना प्रश्न, ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, जब भी हम जो है बच्चे को सीधे ये नहीं बता देंगे कि ए फॉर अल्फ़ाबेट। आप जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो बच्चे को पढ़ाते समय सबसे पहले आप उसको छोटी-छोटी चीज़ों से जोड़कर पढ़ाएँगे, ठीक है ना? यानी पहले सामान्य ज्ञान देंगे, उसके बाद जटिलता की ओर बढ़ते जाएँगे। गणित का ही कोई अगर प्रश्न आप हल कर रहे हैं, तो पहले आप बच्चे को उस गणित की अवधारणा समझाएँगे, फिर उसको जो है आगे की ओर जैसे-जैसे बढ़ते जाएँगे, उसको कॉम्प्लेक्स ज्ञान देते जाएँगे। तो जो विकास होता है, ठीक इसी प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? देखिए, जब सहयोग मिलने पर क्या होता है? सहयोग मिलने पर वयस्क में अंतर्निहित क्षमता का विकास होता है, ठीक है ना? और वो प्रगति की तरफ अग्रसर होता है। क्या होता है? प्रगति की ओर अग्रसर होता है। तो आप देखिए, सहयोग क्या होगा? सहयोग, सहयोग देना इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डैश कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए, जो हमारा सी होता है अहं जो हमारा सी होता है, सी अहं केंद्रता, ये उपयुक्त प्रश्न का उचित आंसर नहीं। अनुकन ये भी नहीं है, ठीक है? अनुकूलन है ये, अनुकूलन, अनुकूलन भी नहीं है। समायोजन इज द राइट आंसर, समायोजन इज द राइट आंसर। आत्मसातीकरण भी नहीं होगा। समायोजन जो होता है वो क्या होता है? जब बच्चा किसी नवीन जानकारी को शामिल करके, ठीक है ना, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए जो वर्तमान स्कीमा या उसकी जो अवधारणा बनी हुई होती है, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। जब उसमें बदलाव करता है तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश से अधिक है, यानी किसके बजाय किससे अधिक है? सामाजिकृत अहम केंद्रता, ऑप्शन बी कह रहा है जीववादी समाजीवाद, ऑप्शन सी परिपक्व अपरिपक्व, या अहम केंद्रित सामाजिकृत। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होता है तो भाषा सामाजिकृत नहीं होती है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होती है, सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित ज़्यादा होती है, ठीक है ना? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, क्या ये शामिल है? बिल्कुल नहीं। प्रतिबंध परिवेश में अधिगम, प्रतिबंधित, बिल्कुल नहीं। जब बाल केंद्रित है तो प्रतिबंधित परिवेश कैसे हो सकता है? वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते। देखिए, ये भी नहीं, क्योंकि खेल
कूद, ये सब बच्चों के सामाजिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा कह रहा है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ जो हैं वो उचित आंसर है उपयुक्त है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने यह विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी, शिक्षक ने क्या सोचा? तो देखिए, जो बच्चा क्या कर रहा था, संगीत बजा रहा था। क्या बजा रहा था? संगीत बजा रहा था, ठीक है ना। तो उस समय गार्डनर ने बहुल बुद्धि सिद्धांत जो अपनी दिया था, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत जो दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है उसका, उसमें एक ये भी है कि यह संगीतिक बुद्धि होती है। क्या होती है? संगीतिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, जो पिच और रिदम, ठीक है ना, जो गाने के अंदर पिच या रिदम जो होता है उसको सही सही ढंग से प्रत्यक्षण या प्रत्यक्षीकरण करने की जो क्षमता होती है वो सम्मिलित होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। गार्डनर के अनुसार, गार्डनर। ये सब नाम भी याद रखने जरूरी है वैज्ञानिक के। चलिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक, अब बताइए, जैसे ही जो है अध्यापक ने यह समझा, ये तुरंत क्या हो गया? लिंग पक्षपाती, जेंडर भेदभाव हो गया, ठीक है ना। आप लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लिंग भेदभाव, ठीक है। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप बदलना चाहिए। किसको? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप, परिवेश को परिवार के अनुरूप, बच्चे को परिवेश के अनुरूप, या फिर बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। देखिए, जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलते हैं। किसके अनुरूप? व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। इस परिप्रेक्ष्य में से एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, या तालमेल बैठाने वाले की। देखिए, जब ज्ञान की रचना की बात आती है, ज्ञान की रचना की बात आती है, तो हम कहते हैं कि शिक्षक जो है वो कितना सुगम करता है, कितना सुगम करता है, यानी बच्चे को कंसेप्ट को कितनी आसानी से समझाने योग्य बना सकता है किसी भी टॉपिक को, ठीक है, सुगम करता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, इसलिए नकारात्मक आंसर ढूंढना है। उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, या ऑप्शन डी उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। अब ध्यान से देखिए, जब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बच्चों की, तो जो निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं हैं, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षण नहीं होंगे, ठीक है ना। इसके बजाय उच्च आत्म क्षमता ये प्रतिभाशाली बच्चों में होगी, अंतर्दृष्टि यानी खुद से समस्याओं का समाधान करना ये भी होगी, और उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं भी वो कर पाएंगे। इसलिए इसका उचित जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक बच्चे को निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यानी एक बच्चा किस तरफ कोई नैतिक निर्णय लेते समय प्रवृत्त होगा? तो देखिए, जब बात करते हैं कोहल वर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर, तो पहले हम कोहल वर्ग के समझ लेते हैं कि कोहल वर्ग के सिद्धांत जो पूर्व परंपरागत स्तर था, उसके अनुसार उन्होंने 3 सोपान दिए थे। कितने? पूर्व परंपरागत के अनुसार कितने दिए थे? 3 सोपान दिए थे। इन 3 सोपानों में से पहला कौन सा था? पहला हमारा जो था, पहले के अनुसार उन्होंने कहा था आत्म केंद्रित निर्णय। कैसा? आत्म केंद्रित निर्णय, ठीक है ना। और दूसरा हमारा क्या कहा था? दूसरा में हमारे उन्होंने कहा था कि दंड तथा आज्ञा पालन, दंड तथा आज्ञा पालन, ठीक है ना। और जो तीसरा था, तीसरे में उन्होंने कहा था यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तीसरे में क्या कहा था? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अभिमुखता, ठीक है। अब उपयुक्त के अनुसार जब देखिए आप, तो क्या होता है, बच्चा कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय क्या करता है, वो अंतर्निहित संभावित दंड के बारे में अवश्य सोचता है, ठीक है ना। सबसे तरफ उसकी ज़्यादा प्रवृत्ति क्या होगी? अंतर्निहित संभावित दंड की, मतलब अगर मैं कोई निर्णय ले रहा हूँ तो क्या इसमें किसी तरीके की दंड की संभावना तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है
शिक्षार्थियों शिक्षार्थियों या अधिगमकता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि या एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना, याद करना ही गलत, और विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए, जब हम बात करेंगे कि अधिगमकर्ता जो होगा उसकी उसमें क्या होगा, व्यक्तिक विभिन्नताएं होंगी। क्या होंगी? व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? उसके संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? उसके संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि वो विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए, नहीं कह रहा है तो नकारात्मक ढूंढना है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए हमारा कह रहा है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये उचित है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, ये भी सही है। क्या नहीं है हमें ढूंढना था? देखिए, सभी विकास जो होते हैं वो परिपक्वन तत्वों की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। और यही हमारा, चूंकि हमको निगेटिव ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? देखिए, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, ठीक है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, यही देखिए बहुत उचित है। बाकी आगे के भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार आकलन करते हैं। आकलन शिक्षक द्वारा नहीं बल्कि बाह्य किसी एजेंसी द्वारा, बिल्कुल गलत। आकलन का सत्र की समाप्ति बिल्कुल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप आकलन से हमको क्या होता है, जब बच्चा अधिगम कर रहा होता है यानी सीख रहा होता है, उस समय हमको बच्चे के अंदर अगर कोई त्रुटि नजर आए, ठीक है ना, या त्रुटियों को जानने के लिए कि हम और किस क्षेत्र में बच्चे के विकास को ले जा सकते हैं, इसके लिए आकलन किया जाता है या मूल्यांकन किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, सामवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या अपसारी चिंतन? देखिए, जब बात करेंगे सृजनात्मकता की, तो हमारा अपसारी चिंतन जो होगा, अपसारी चिंतन इज द राइट आंसर। क्योंकि अपसारी चिंतन क्या होता है? अपसारी चिंतन में अंदर व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होंगे, लेकिन उनमें अपनी ओर से एक और जोड़कर उनको निष्कर्ष निकालना होता है। उनको एक और तथ्य अपनी तरफ से जोड़कर निष्कर्ष निकालना होता है। आप सारी चिंतन इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते? ऑप्शन ए, बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किया जाए। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। या बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, पुरस्कार दंड बिल्कुल ही गलत है। पशुओं प्रयोगशाला में प्रयोग बिल्कुल गलत। बच्चे शैतान दंड बिल्कुल गलत। देखिए, बच्चा क्या करता है, वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार बच्चा समाज के साथ, समाज में रहकर अपनी मातृभाषा में सबसे ज्यादा विकास की संभावना उसकी कहाँ होती है? समाज में रहकर, ठीक है। तो अपने समवयस्कों और वयस्कों के साथ जब वो सामाजिक अंतःक्रिया करेगा तो वो सबसे अधिक सीखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। वाइगोत्स्की महोदय को देखते ही सामाजिक तुरंत याद हो जाइए, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है ना, वो तो उनके कीवर्ड्स हैं। बच्चे, अब देखिए एक कथन है, इसको पूर्ण करना। बच्चे चिंतन में वयस्कों के भांति ही होते हैं और ज्यों ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है, ठीक है। रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही क्षमताओं का उपयोग करते हैं। देखिए, जब हम इस तरीके की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से जो है इसको, प्रश्न को अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पाएंगे कि बच्चा जो होता है, बच्चा जिज्ञासु होता है। क्या होता है? जिज्ञासु होता है। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं और अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही क्षमताओं का विकास करते हैं, तर्कों और क्षमताओं का विकास करते हैं। यहाँ देखिए एक कथन गलत है,
यहाँ पे लिखना था तर्कों और क्षमताओं का विकास करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, बाहर से कुछ देखेंगे और अपने तर्क लगा के अपनी क्षमता का विकास करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत थांडाइक के अनुसार, ठीक है ना। तो जो बच्चे त्रुटियां करते हैं तो वो उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन ए ही मुझे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड देना बिल्कुल गलत। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट, बिल्कुल गलत, ध्यान तो देना ही है। और असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये भी गलत। ऑप्शन ए देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था, थॉर्नडाइक जी ने कहा था, थॉर्नडाइक जी ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है ना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट जो है वीडियो बना दी है। इस तरीके के जितने भी हैं जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं हमारे, जिन्होंने मनोविज्ञान के लिए काम किया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे शॉर्ट्स में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पे ये सारे सिद्धांत आपको डिस्क्राइब भी कर रखे हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें, ठीक है, अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, तो इसके लिए शिक्षक, ऑप्शन ए कह रहा है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि अनुभव करे कि वह उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। वंचित तिरस्कार करना नहीं, बिल्कुल गलत आंसर। उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हैं। फिर इसमें देखिए आप भेदभाव कर रहे हैं। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें या कड़े नियम बनाएं, बिल्कुल गलत। देखिए ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अपने शिक्षार्थियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में उन्हीं के अलग अलग जो मत हैं उनसे बच्चों को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन डी सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। किसमें, सुमे, ये शांत पढ़ना चाहता है और ये समूह में पढ़ना चाहता है मदन। ये उनके डैश में भिन्नता का कारण है, ये उनके किसमें, तो देखिए ये सब जो होती है वो व्यक्तिक भिन्नता में आती है। किसमें आती हैं, व्यक्तिक भिन्नता में आती हैं। तो ये अधिगम शैली जो है उनकी अधिगम शैली में विभिन्न के कारण है, ठीक है ना, ये उनके अधिगम शैली में भिन्नता के कारण है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि भारत में विभिन्नता बहुत है, भारत में विभिन्नता बहुत है, और इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा से उपयुक्त कथन है, सर्वथा से उपयुक्त कथन है। देखिए सर्वथा उपयुक्त कथन है, से नहीं, सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन ए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिए जाने चाहिए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो ये बिल्कुल ही नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। यही देखिए उचित लग रहा है, यही उचित लग रहा है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं और अध्यापक को उनकी बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर सकता है, शिक्षार्थी को मातृभाषा दंडित तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। मातृभाषा में ही सीखना चाहिए। नई हमारी जो भी पॉलिसी आई है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी कहा गया है मातृभाषा को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 हमारा कह रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, प्रकृति से क्या अभिप्राय है। जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। देखिए जब हम बात करते हैं प्रकृति और पोषण, तो यहाँ पे जो प्रकृति और पोषण होता है उसमें होता है नेचर वर्सेस नर्चर। क्या होता है, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर वर्सेस नेचर। यहाँ पे एक प्रकृति का मतलब होता है नेचर, या नेचर, और दूसरे का होता है नर्चर, या ठीक है, नेचर और नर्चर। तो यहाँ प्रकृति और पोषण में क्या होता है, एक होता है जैविकीय विशिष्टताएं और दूसरा होता है वंशानुक्रम सूचनाएं। जैविकीय विविधताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि जन संसाधन संचार
माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शन ए, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिव्यक्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। या ऑप्शन डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और क्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। देखिए, जनसंचार के माध्यम जो है वो बढ़ रही है, जनसंचार के माध्यम की पहुंच जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। जनसंचार माध्यम जो है वो क्या करेगा, वो अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करेगा। क्या करेगा? प्रभावित करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले कथन की ओर। प्रश्न संख्या 26, बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बच्चे कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? कौन सा इस प्रश्न के लिए सही नहीं है? देख लीजिए, नहीं नकारात्मक हो गया। बच्चे तब सीखते हैं जब वो संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। जैसे लग गया केवल, जैसे ही लग गया केवल, तो ये तुरंत ही क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत जवाब होगा, ठीक है। तो नकारात्मक आंसर ये मैं ढूंढना था। केवल देखिए यहाँ आपका लगा हुआ है, केवल क्या नकारात्मक प्रवृत्ति हमको प्रदान करेगा, ठीक है, प्रश्न के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बिल्कुल गलत। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनका उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। देखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बच्चे को क्या करना है? उसकी अपनी रुचि के अनुसार, बच्चे को उसकी अपनी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने देना चाहिए और उनको पाने में उनके लिए पाण या ढांचा का स्वरूप आपको बनना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल या परिवार? सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है? हमारा परिवार। सामाजिकरण कहाँ से शुरू होता है? परिवार से शुरू होता है, बाकी सब द्वितीयक कारक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 हमारा कह रहा है, बच्चा बच्चा या बच्चों का समूह कार्य देना, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को एक दूसरे पर बच्चों पर अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता भी करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, या इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। देखिए, जब आप बच्चों के विषय में बात करते हैं तो क्या होता है? बच्चे सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से सीखते हैं। क्या होता है? एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है, और सहायता भी करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 और आज का अंतिम प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए, पढ़ने एवं समझने, पठन संबंधी विकार जो होता है वो होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। इसको कई बार बताया जा चुका है और लगभग हर बार आपका आता है। पठन अक्षमता किसमें होती है? डिसलेक्सिया में, ठीक है। और अगर लिखने संबंधी विकार आए तो वो क्या होता है? वो होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होती है लिखने संबंधी विकार, डिसग्राफिया, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यहीं तक था और सेशन आज का समाप्त होता है। देखिए, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको मज़ा आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करके जाया करें, जिससे हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूँ कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में आपको शॉर्ट्स वीडियो मिलेंगी, और शॉर्ट्स में आपको जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके छोटे छोटे 40 सेकंड, 50 सेकंड, 40-50 सेकंड के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप जो है उनका रिवीजन करना आपके लिए आसान रहेगा। मिलते हैं जल्दी आपको
अगले वीडियो के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।